मतलब जो सीक्वेंस होना चाहिए ओसीएम जैसा होना चाहिए, ओसीएम मतलब पहले होना चाहिए क्या, ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन अगर यहाँ देखें तो आई बॉट मैंने खरीदा, सिंगल टू रूम नहीं होगा, क्योंकि सी पहले आना चाहिए, एम बाद में आना चाहिए, तो ये सिंगल उठ के यहाँ जाएगा और टू यहाँ आएगा, यानी होगा टू सिंगल रूम, टू सिंगल बगल वाला कुछ आ जाए, मतलब कुल मिला के टू जिसके साथे रहे, कभी अलग नहीं होगा। जिसे प्रोन टू कभी अलग नहीं होता, साथे आता है। एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, अधेर टू, ये सब सब साथे आता है। और जब सब साथे आता है तो इसके साथ वर्ब का फोर लगेगा। क्या, चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का है, इससे में पूछा गया है। तो आप तभी इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हम कुछ सीखें, कुछ एब्जॉर्ब किए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और आपको नौकरी लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप वही वीडियो देखिए जहाँ आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं और मेरा इंग्लिश का डर भाग रहा है, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कीजिए, किसी और का वीडियो देखिए जहाँ आपको समझ में आ जाए, केवल समझ आना चाहिए, ठीक है? और अगर ना समझ में आए, टाइम आपका ख़राब हो जाए देख कर के वीडियो, तो फिर आप स्वतंत्र हैं कि आप डिसलाइक कीजिए, आपके पास स्वतंत्रता है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है? तो बढ़ते आगे। इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज। इंग्लिश, अब इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। और जब ये लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा है, तो इसका मतलब एक भाषा का बात क्या है और वो है केवल इंग्लिश। अब सवाल कि क्या द इंग्लिश लगाते तो सही होता? नहीं, ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? हालांकि यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है इसलिए ये सही हो जाता कि द इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, तब तो ठीक होता। लेकिन एक मिनट, कि क्या हम इंग्लिश में द लगाएंगे तो फिर होगा क्या? अगर लैंग्वेज ना लिखा होता तब क्या हो जाता? तो अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं और उसके बाद पहले अगर हम द लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इंग्लिश का मतलब तो अंग्रेजी होता है, लेकिन द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, ठीक है? जैसे हम मान लेते हैं, लिखते हैं फ्रेंच, ये फ्रेंच क्या है? फ्रेंच कोई भाषा है, लेकिन अगर हम इसी चीज को लिखते हैं द फ्रेंच, तो फिर हो जाएगा फ्रेंच लोग। तो कोई भी भाषा में अगर हम आर्टिकल द लगाते हैं तो इसका मतलब ये डिनोट करता है कि वो भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे हैं। हम लोग हिंदी बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? अगर हिंदी है तो भाषा है, लेकिन अगर द हिंदी है तो फिर हिंदी लोग, ऐसा हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर लिखा है, क्या यहाँ द लगाते तो गलत हो जाता? लेकिन यहाँ गलत नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ लैंग्वेज को डिनोट कर दिया, हम लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन अगर ये लैंग्वेज हटा देते तो द इंग्लिश इज नॉट अ, तो फिर ये गलत हो जाता। लेकिन ठीक है, द नहीं लगाया क्योंकि अंग्रेज लोग को दर्शाएगा। तो इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश केवल एक भाषा नहीं है। अब यहाँ इंग्लिश क्या है? एक ही भाषा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। लेकिन जब हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आप तो जानते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ऐसे लगा है तो सिंगुलर और नहीं तो प्लूरल। लेकिन वर्ब में जस्ट उल्टा चलता है कि अगर वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है सिंगुलर। लेकिन अगर हम एस हटा देते हैं, एस नहीं लगल रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? प्लूरल। मतलब कुल मिला के ऐसा कहा जाए कि अगर नाउन में हम एस लगाते हैं तो वो बनता है हमारा प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो वो हमारा बनता है सिंगुलर। तो अभी ऐसे याद रखिए कि वर्ब में अगर पढ़ रहे हैं तो एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में पढ़ रहे हैं तो एस फॉर सिंगुलर। एस फॉर सिंगुलर मतलब जिसके जिसके अंत में एस है वो एस फॉर सिंगुलर है। तो नाउन में एस लगाने के बाद ये क्या बना? प्लूरल। वर्ब में एस लगाने के बाद ये क्या बना? सिंगुलर। मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वो एक बटा वर्ब का काम करता है, यानी नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय वर्ब। क्यों? क्योंकि तो उल्टा है। हम खाली याद रखने के लिए कर रहे हैं, ऐसा ठीक बात नहीं है, मतलब हम याद रखने के लिए कर रहे हैं, ट्रिक है ये, ठीक है? कि नाउन और वर्ब उल्टा होता है क्योंकि इसमें एस लगाते प्लूरल, पेन्स प्लूरल, लेकिन इसमें एस लगा दिए तो सिंगुलर। रन का रन्स, रन सिंगुलर हो गया। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इंग्लिश इज, अब इंग्लिश हमारा सिंगुलर था तो इज क्या है? हमारा सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि एस फॉर सिंगुलर, प्लूरल तो आर होता है। तो इंग्लिश इज, इंग्लिश जो है नॉट, ये नॉट अ लैंग्वेज, ये नेगेटिव बता रहा है। किसको बता रहा है? नेगेटिव को। तो नॉट अ लैंग्वेज। अब यहाँ जो लैंग्वेज है, भाषा, वो हमारा है नाउन। अब सवाल कि आप कैसे जाने कि यह नाउन है? आप याद रखिए, ए क्या है? डिटरमिनर है, और डिटरमिनर के बाद आने वाला चीज क्या होता है? नाउन होता है। डिटरमिनर के बाद आने वाला चीज क्या होता है? नाउन होता है।
तो डिटर्मिनर ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, दा में वो हर कुछ डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन होता है। तो अगर उसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो वो हमारा नाउन है, तो यहाँ एक ही वर्ड तो लिखा हुआ है तो ये नाउन है। फिर आप लोग का सवाल कि यार टेक्लो आप ये बताइए कि अगर 2 वर्ड रहे तब हम कैसे पहचानेंगे कौन वाला नाउन रहेगा? तो आप क्या कीजिए, ये नाउन को घसकाते जाइए, ये नाउन रहेगा, ये हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव। इससे यही पता चल रहा है कि नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव कर रहा है। ठीक, आगे अगर 3 वर्ड रहा तब क्या करेंगे सर? तो अब क्या करना है कि ठीक है फिर ये इनसे घसकाते जाना, सबको घसकाते जाना है, एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है। ठीक, अब क्या हो गया? तो अब क्या कि नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन करेगा? एडवर्ब। क्या एडवर्ब केवल एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है ना? वर्ब का भी करता है। ठीक है, तो याद रखना है, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है। आप जानते हैं एल वाई इंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या हुआ करता है? एडवर्ब होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? ओ यू एस इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। आई सी इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। एफ यू एल इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। तो ये होता है, आप नाउन जानते हैं कि जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है। तो ये हमारा एक वर्ड था, इसलिए क्या है? ये नाउन हो गया। यह भी रूल लगेगा। ये हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, ये डिफिनिट आर्टिकल होता है, निश्चित आर्टिकल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दैट, अब क्या है? इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश केवल एक भाषा नहीं है। दैट इन इंडिया, कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट इन इंडिया, मतलब डिराइव का मतलब उत्पन्न होना, क्रिएट का मतलब उत्पन्न करना, ओरिजिनेटेड मतलब उत्पन्न होना, और डेवलप का मतलब विकसित होना। ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भाषा का विकास नहीं होता, किसी भी भाषा उत्पन्न हुआ है। हिंदी भाषा उत्पन्न हुआ है भारत से, है ना? संस्कृत भारत का है, अंग्रेजी कहीं और से उत्पन्न हुआ है, तो विकसित को नहीं ले सकते हैं। कोई देश विकसित होता है, कोई भाषा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तो खत्म हो गया। अब बचा ओरिजिनेटेड, क्रिएट और डिराइव की सवाल। यहाँ ये बात है कि सबका मतलब उत्पन्न है, तो कुछ तो अंतर होगा तब तो मारे। तो इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट, एक कोई लैंग्वेज नहीं है जो, अब क्या होता है कि इंग्लिश नॉट अ लैंग्वेज। अब यहाँ लिखा है ओरिजिनेटेड, क्रिएटेड, डिराइव। अब थोड़ा थोड़ा अंतर समझते हैं। ये डिराइव का मतलब होता है उत्पन्न होना, लेकिन ये डिराइव का मतलब होता है किसी, मेरे पास कोई चीज है और उसको हम किसी और चीज में डिराइव करके बनाएंगे, किसी और चीज में। ठीक है, उसको बोलते हैं डिराइव करके बनाना, उत्पन्न करके बनाना, उत्पत्ति उसको बोलते हैं। ठीक है, डिराइव का मतलब मेरे पास, मान लेते हैं ये कलम में फोड़ फाड़ के दूसरा चीज बना दिए, तब हम डिराइव कर रहे हैं उसका। ठीक, लेकिन इंग्लिश तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश कोई और था, उसको हम मचोर चुचर के कुछ दूसरा बनाए, नहीं। तो इसका मतलब डिराइव उत्पन्न होता है, लेकिन किसी चीज को हम उसका वास्तविक रूप से किसी और में बदलते हैं तो उसको डिराइव करते हैं। हम अपने से खुद से डिराइव करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक, क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, जो हम लोग खुद कर देते हैं। न बोलते हैं तू समस्या क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, और जबकि लैंग्वेज तो हम लोग नहीं क्रिएट किए ना। अब हम लोग, क्रिएट का मतलब होता है हम लोग जो उत्पन्न, समस्या पैदा कर देना, वो क्रिएट होता है। तो किसी भी स्थान का, कोई भी चीज का, अगर जो भाषा जहां से उत्पन्न होता है, उसका ओरिजिन बिंदु हम लोग चाहते हैं कि वो कहां से पैदा हुआ। तो ओरिजिन बिंदु तुम्हारा कहां है? ठीक है, हम ओरिजिन बिंदु खोजते हैं। ओरिजिन का मतलब तो मूल बिंदु, जहां से स्टार्ट हुआ। तो क्या बोला कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश वो भाषा नहीं है दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो भारत में उत्पन्न हुआ है। तो ओरिजिन का मतलब उसका है कि वो जहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन। क्रिएट का मतलब हम करते हैं क्रिएट, और डिराइव मतलब किसी चीज से दूसरा चीज उत्पन्न करते हैं, उसको कहते हैं डिराइव। तो डिराइव खत्म हो गया। और क्रिएट तो हम समस्या क्रिएट करते हैं, लैंग्वेज क्रिएट नहीं करेंगे। तो लैंग्वेज क्या होता है? ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और डेवलप तो खत्म हो गया। तो यह है कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश वो भाषा नहीं है दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो कहां पे हुआ? भारत में इसका क्या हुआ? उत्पन्न हुआ है। अब यहां लिखा हुआ ओरिजिनेटेड, और ये जो ओरिजिनेटेड है वो आप देखिएगा लिखा हुआ है वर्ब का दूसरा फॉर्म में। इसका मतलब यह है कि हम पहले पास्ट का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आगे का सेंटेंस हमको पास्ट में प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे इन इंडिया, कहां पर? इन। अब इन किसको बताता है? जगह को। तो इन भी बताता है, लगता है प्लेस में, और एट भी लगता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि इन जो है वो लगता है बड़े प्लेस में, और एट जो है वो लगता है छोटे प्लेस में। इन लगता है बड़े प्लेस में, एट छोटे प्लेस में। अब सवाल कि यहाँ इन लगा, वहां तो इंडिया का बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर हम कोई राजस्थान या फिर गुजरात या फिर कोई मुंबई या फिर किसी का थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, अगर इंडिया के अंदर कोई और शहर लिख देते तब वहां एट का प्रयोग करते हैं, यहाँ इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इन है, और इनके बाद क्या है? इंडिया। अब इन हमारा है तो यहाँ पर बड़े प्लेस के लिए आया है। ठीक, आगे और बताते। बट, अब ये बट क्या करता है ना, बट जो है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने का काम करता है। मतलब एक तरफ पॉजिटिव, दूसरा तरफ नेगेटिव, या पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। मेरे पास कलम है लेकिन नहीं चल रहा है। पॉजिटिव बात यह है कि मेरे पास कलम है,
नेगेटिव बात यह है लेकिन चल नहीं रहा है, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन हिंदी भी बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं कि मेरे पास कलम है लेकिन चल नहीं रहा है। तो मेरे पास कलम है लेकिन चल नहीं रहा है, तो एक तरफ पॉजिटिव है कि मेरे पास कलम है, दूसरा नेगेटिव सेंस है कि चल नहीं रहा है। ऐसा पैसा मांगने गए लेकिन दिया नहीं, पॉजिटिव बात यह है कि पैसा मांगने गए लेकिन दिया नहीं। तो यहां क्या बोला है कि बट, इसका मतलब कोई नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ेगा। यहां बोला है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज वो भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है, बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंट्री। मतलब ये बहुत बड़े रूप में, व्यापक रूप में यहाँ प्रयोग होता है। देखो अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर बोल के है टेकल मुंडा ओरी बोरी कह रहा, कहाँ है नेगेटिव पॉजिटिव, है तो भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। आप बोलिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है ना, कि भारत में उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन यहाँ बोला जाता है। हो गया ना कि भारत में उत्पन्न नहीं हुआ अंग्रेजी भाषा लेकिन बोला जाता है, इसलिए बट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब इट क्या है हमारा, तो इट हो गया सिंगुलर, और जब इट सिंगुलर है तो इसका मतलब आगे आने वाला क्या है, इज सिंगुलर है, क्योंकि एस पर बताए वर्ब में क्या होता है, सिंगुलर। तो इट इज यूज्ड, ये प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंसिवली का मतलब लिख लीजिएगा आप लोग, व्यापक रूप से, है ना, बहुत बड़े पैमाने पर, सबसे अच्छा बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। तो बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, यानी ये बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है इन कंट्री, हमारे देश में। अब ऑप्शन छाटे, सबसे पहले अगर ऑप्शन छाटे तो एन को हम भीतरे भेज देते हैं। क्यों, क्योंकि यहां लिखा है कंट्री और क लिखते हैं। अब एक होता है ए और एक होता है एन। अगर क से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड आता है तो उसमें प्रयोग करते हैं ए, लेकिन अगर अंग से लेकर के आह तक साउंड आता है ना तो उसमें प्रयोग करते हैं एन। तो अगर हम लिखल है कंट्री, COUN, अगर हम इसको लिखें तो लिखल है क, और जब क लिखल है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो क ख वाला वहां है तो लिखना चाहिए अ कंट्री। तो फिर कंट्री, यहां अगर ओ आता है ना, ऑरेंज या फिर कोई भी आ वाला आता तो ऑरेंज लिखते, ओ ऑरेंज, तब वहां एन लगता। तो यहां तो लिखल है कंट्री, और जब कंट्री लिखल है तो फिर एन खत्म हो गया, या तो ए होगा, और ऑन तो होगा नहीं, ऑन कंट्री देश पर नहीं। ठीक, तो हमारे पास बचा अब ए और दा, कि किसका प्रयोग करें, ए का प्रयोग करें कि दा का प्रयोग, छोड़ दो, ए का प्रयोग करें कि दा का प्रयोग करें। अब सवाल कि किसका प्रयोग करें हम, आप देखिए दा कहां लगता है, डिफिनेट आर्टिकल, जिस चीज को हम निश्चित कर देते हैं, और आ कहां लगता है, आ वही लगता है जब अनिश्चित हो। लेकिन आप याद रखिए कि यहां हम इंडिया का बात कर चुके हैं, देख लीजिए इंडिया का बात यहां कर चुके हैं, और इंडिया, और फिर हमको किसके लिए लगाना है, तो अपना देश के लिए ही लगाना है। तो पहले हम इंडिया को अपना कर दिए कि हम इंडिया का ही बात कर रहे हैं और कोई देश का बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम दूसरा देश का बात करते तो आप प्रयोग करते, लेकिन हम इंडिया का पहले चर्चा कर दिए, और जब चर्चा कर दिए तो इसका मतलब इंडिया को हम स्पेसिफाई कर दिए कि हम इंडिया का ही बात कर रहे हैं, तब यहां होगा द कंट्री। क्या हो जाएगा, द कंट्री। ठीक, अ कंट्री नहीं, कि बट इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन द कंट्री, मतलब इस देश में ज्यादा बड़े पैमाने पर बोला जाता है। इस दा का जो यहाँ प्रयोग हुआ, इसी को कहते हैं दा का होमोफोरिक यूज, क्योंकि दा पहले पहले इंडिया को बता चुका है कि इंडिया पहले आया, और यही इंडिया, मतलब इंडिया कौन सी कंट्री, इंडिया। अगर हम इसको लिखे बट इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन इंडिया, द इंडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, देश बोले या इंडिया बोले, बात तो वही है, तो द कंट्री। ठीक, आगे अब दा फिर, और ऐसे भी अगर हम देख लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, कंट्री नाउन है, और नाउन के बाद हमको डिटर्मिनर चाहिए था, या तो ए चाहिए तो द चाहिए था, तो ऑन ऐसे भी काट देते। ठीक है, हालांकि ऑन के बाद भी नाउन प्रोनाउन होता है लेकिन ऑन लगेगा नहीं। आगे इंडिया, अब इंडिया क्या है, सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब एस फॉर सिंगुलर। तो इंडिया सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर, तो इंडिया कम्स, इंडिया आता है, इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट, इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, इंडिया का आता है दूसरे नंबर पर आता है, इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट, इस सूची में दूसरे नंबर पर आता है, ऑफ कंट्रीज, देशों की सूची में। किस देशों की सूची में, वो देख लेते हैं। इंडिया कम्स, इंडिया आता है सेकेंड ऑन द लिस्ट, किस पर, मतलब ऑफ कंट्रीज, देशों की सूची में। अब यहां प्रयोग हुआ है ऑफ, ऑफ क्या हमारा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो चौथा फॉर्म में आता है, लेकिन अगर वर्ब नहीं आया प्रीपोजिशन के बाद, तो या तो फिर कोई नाउन होगा, या तो कोई प्रोनाउन होगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी लिखल रहेगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो कोई बात नहीं है, कंट्रीज हमारा क्या है, नाउन ही तो हो जाएगा, एक तरह से ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, तो ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया क्या है कि बहुत सारे देशों की सूची में सेकेंड नंबर पर आता है, किसमें सेकेंड नंबर पर आता है,
मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, ज्यादातर यहाँ लोग, अधिकांश लोग क्या है यहाँ इंग्लिश बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर मीनिंग थोड़ा सा यहाँ याद रखना होगा कि विथ ऑलमोस्ट का मतलब होता है अधिकांश लोग, विथ ऑलमोस्ट, सॉरी विथ मोस्ट का मतलब अधिकांश लोग, विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स मतलब इंग्लिश स्पीकर्स अधिकांश होने के साथ इंडिया जो है सेकेंड लिस्ट पर आता है। ठीक है, तो क्या बोले कि इंडिया कम सेकेंड ऑन द लिस्ट, मतलब बहुत सारे देशों की सूची में इंडिया सेकेंड पर है का इंग्लिश बोलने वाले देशों के साथ क्या है, इंग्लिश बोलने वाले अधिकांश लोगों के साथ इंडिया सेकेंड नंबर पर है। तो अब ये रखा है विथ मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। तो एमंग तो होगा नहीं, एमंग किस लिए होगा, किस लिए नहीं होगा, क्योंकि एमंग का मतलब होता है कि बहुत सारे के बीच। तो एक होता है अमंग, होता है बिटवीन, बिटवीन लगता है दो के बीच, चल है नहीं बोले तो कोई बात नहीं, अमंग होता है दो से ज्यादा के बीच। और यहाँ तो बात खाली किया है कि इंडिया लिस्टों में सेकंड नंबर पर है, और हम यहाँ विथ मोस्ट का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हम अधिकांश का बात कर रहे हैं कि यहाँ अधिक लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलने के साथ ही तो इंडिया सेकंड पोजीशन पर है। उसके बाद यहाँ बाय नहीं होगा तो फ्रॉम, याद रखिएगा केवल कि विथ मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, विथ मोस्ट मतलब अधिकांश। तो विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स के साथ इंडिया का सेकंड लिस्ट पर है। ऑल्बियट का मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि बोल सकते हैं इसको, यद्यपि। ठीक है, ये यद्यपि नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, ऑल्बियट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, ये पहली लैंग्वेज नहीं है, हालांकि ये पहला लैंग्वेज नहीं है, फिर भी भारत में सेकंड स्थान पर आता है बोलने के मामले में, नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, एज द फर्स्ट लैंग्वेज। अब द हमारा क्या है, तो द होता है, सॉरी द बोल देते हैं, ये फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनल नंबर। नंबर क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ऑर्डिनल में हम लोग करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से, और कार्डिनल में करते हैं एक दो तीन, और मल्टीप्लिकेटिव में करते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो यही सीक्वेंस होना चाहिए लिखने का। जैसे आई बाउट, मैंने खरीदा, आई बाउट सिंगल टू रूम, सिंगल टू रूम, टू रूम्स, तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ओसीएम जैसा रहना चाहिए उसका, मतलब जो सीक्वेंस होना चाहिए ओसीएम जैसा होना चाहिए, ओसीएम मतलब पहले होना चाहिए क्या, ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन अगर यहाँ देखा तो आई बॉट मैंने खरीदा सिंगल टू रूम नहीं होगा, क्योंकि सी पहले आना चाहिए, एम बाद में आना चाहिए, तो ये सिंगल उठ के यहाँ जाएगा और टू यहाँ आएगा, यानी होगा टू सिंगल रूम, टू सिंगल रूम्स, ऐसा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सिचुएशन। तो और ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या लगता है, द लगता है, तो यहाँ फर्स्ट है इसीलिए तो द लगाए हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, अब आप लोग का सवाल रहेगा कि फिर यहाँ इंडिया कम्स सेकंड था तो इंडिया कम्स द सेकंड क्यों नहीं किए, वहां भी तो करना चाहिए, वो भी तो ऑर्डिनल नंबर है, नहीं, वहां बता रहा है लिस्ट की, तो लिखे थे द लिस्ट, लिस्ट में जो आया है उसका बात कर रहा है कि हम दूसरे नंबर पर है, हम पूछ नहीं रहे द फर्स्ट, द यहाँ बोला है कि द फर्स्ट लैंग्वेज, ये पहला लैंग्वेज था। ठीक है, आगे अब इंग्लिश, इंग्लिश क्या है हमारा, तो इंग्लिश है, फिर से बोले सिंगुलर क्योंकि इंग्लिश के बाद इज लगल था, तो यहाँ इज है, मोर, अब यहाँ क्या है, मोर मतलब तुलना कर रहा है, इंग्लिश इज मोर, अब ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है क्या, इंग्लिश इज मोर, कि इंग्लिश ज्यादा समझने वाला लैंग्वेज है, इंग्लिश ज्यादा समझने वाला अगर लैंग्वेज रहता तो हम काहे पढ़ाते रहते, या फिर हम काहे सीखते रहते इसको। ठीक, अगर इंग्लिश इतना अच्छा लैंग्वेज रहता तो भारत के लोग इंग्लिश से भागता ही नहीं, फिर इंग्लिश में धोंक देता 45 में से एकदम 42-40 सही, अगर इंग्लिश में अगर रहता तो कॉम्प्रिहेंसिव ने, ये तो हमको लोग को बहुत मुश्किल से सीखना पड़ता है ना। और कॉम्प्रिहेंसिव का बात करेंगे देन एनी सिंगल इंडिया लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है ज्यादा समझदार भाषा है, समझने वाला भाषा है कोई भी अदर सिंगल लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम जो बोल रहे हैं हिंदी, उससे ज्यादा समझ जाएंगे क्या इंग्लिश, कोई अंग्रेज आकर के बोल दो हका क्या थूक दो तो मुंह में, फिर ताकले रह जो, इतना भयानक बोलो तो सब कहा समझ में आएगा। लेकिन हम लोग हिंदी बोलेंगे तो हम लोग क्या है, हिंदी से ज्यादा समझ कॉम्प्रिहेंसिव है इंग्लिश नहीं, तो ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होता है, तो कोई मतलब ही नहीं देता, एक्सटेंड का मतलब फैला हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि इंग्लिश इज मोर एक्सटेंडेड देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है वो ज्यादा फैला हुआ है कोई भी भारत में इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा ना, सबसे ज्यादा तो हिंदी बोलता है सब, है कि नहीं, तो इसका मतलब एक्सटेंड होगा, नहीं तो क्या होगा, प्रिवेलेंट। अब सवाल प्रिवेलेंट मतलब होता क्या है, तो प्रचलित,
क्या होता है? प्रचलित। मतलब कि इंग्लिश इज मोर प्रिवेलेंट देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। कोई भी भारतीय सिंगल लैंग्वेज से ज्यादा प्रचलित है। अभी कौन प्रचलित है? तो अंग्रेजी। एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अंग्रेजी का एग्जाम देना पड़ेगा। रेलवे दे रहे हैं, कोई भी स्टेट लेवल का दे रहे हैं, क्वालिफाई करना पड़ेगा। बैंकिंग दे रहे हैं, इंग्लिश दो। सीपीओ दे रहे हैं, इंग्लिश दो। जीडी दे रहे हैं, इंग्लिश दो या फिर हिंदी दो। तो इंग्लिश देना मांगता है तो इसका मतलब प्रचलित ज्यादा हो गया ना। तो इसे वो बोल रहा है कि इंग्लिश इज मोर प्रिवेलेंट, कि इंग्लिश ज्यादा प्रचलित है देन इन। अब यहाँ मोर है तो मोर कॉम्परेटिव डिग्री है, और जब कॉम्परेटिव डिग्री है तो देन लगा। आप याद रखिएगा कि देन के साथ कभी कभी THEN कर देगा, तो ये गलत करना है, कर देता है, ठीक है। देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक सिंगल इंडियन लैंग्वेज से ज्यादा प्रचलित कौन है? हमारा इंग्लिश। हमारा इंग्लिश नहीं, दूसर का इंग्लिश। अब ये एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद है इट। अब इट फिर से हमारा सिंगुलर है, तो इट हैज मैनेज्ड। ये क्या किया है? अभी तक बनाए रखा है, मैनेज किया है, टू। अब टू क्या है? तो टू हमारा है प्रीपो इन्फिनेटिव का काम करता है। टू के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर टू आया तो उसके बाद क्या आता है? बी आता है। लेकिन उसके बाद क्या आता है? वर्ब थ्री। तो ये कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में हैं, और ये कहता है आप पैसिव वॉइस में हैं। तो आप लोग का सवाल कि क्या टू के बाद कभी वर्ब फोर नहीं आता है? वर्ब फोर आता है, लेकिन वो तब जब उसके साथ साथ लगल वाला कुछ आ जाए। मतलब कुल मिला के टू जिसके साथे रहे, कभी अलग नहीं होगा। जैसे प्रोन टू कभी अलग नहीं होता, साथे आता है। एडिक्टेड टू, accustomed टू, with a view टू, looking forward टू, है ना, अधेर टू, ये सब साथ आता है। और जब सब साथ आता है तो इसके साथ वर्ब का फोर लगेगा। क्या इतना याद रखें? अगर नहीं तो ऐसे समझते कि अगर वर्ब और एडजेक्टिव या इडियम फ्रेज के साथ टू लगल है तो उसके साथ वर्ब फोर लगेगा। नहीं तो सबसे अच्छा है कि आसान लगे, प्रोन याद रख लेते, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, अधेर टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सब अगर आ जाए तो उसके बाद वर्ब फोर लगता है, ठीक। तो ये टू के बाद क्या था? वर्ब वन। अब यहाँ लिखा है इट हैज मैनेज्ड, ये मैनेज किया है। अब हैज जो है एच, एच अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। एच में कौन कौन है हो? तो एक हैव है, एक हैज है, और एक हैड है। ये लिंकिंग वर्ब के रूप में जब काम करे ना, तब इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है हैज मैनेज, तो हैज के साथ वर्ब थ्री लिख दिया है। मैनेज क्या है? अब टू के बाद हमको क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म। तो सैचुरेट का मतलब आप लिख लीजिए गीला होता है, जिसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। गीला होता है, तरल होता है, ऐसा। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब गीला कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज गीला कर दे। इन्वेद का मतलब होता है आक्रमण, परसुएट का मतलब राजी करना, और परवेट मतलब फैला होना। आप मीनिंग से पता लगा लीजिएगा कि यहाँ क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज है तो आक्रमण का बात ही नहीं हो सकता। परसुएट मतलब राजी करना, और जब इंग्लिश लैंग्वेज है तो राजी किसको करें? कन्हैया को, कि इंग्लिश बोली हो गया, इंग्लिश बोली हो। परवेट का मतलब होता है फैला होना, पूरा विस्तार होना, फैला हुआ हो, फैला होना, फैला होना, ठीक। तो यहाँ इट हैज मैनेज टू परवेट द इंटायर वर्ल्ड, यानी ये पूरा दुनिया में क्या है? अभी भी फैला हुआ है। पूरा दुनिया में ये मैनेज करके रखा है, इसको फैला कर रखा है, ठीक है, परवेट। तो अब क्या हुआ कि जैसे हम क्या करते हैं ना, आप आंसर थोड़ा सा हम गोल गोल कर देते हैं। ये पहला का ओरिजिनेटेड था, दूसरा का द था, तीसरा का विथ मोस्ट था, अधिकांश, उसके बाद प्रिवेलेंट प्रचलित था, उसके बाद था परवेड फैला हुआ, विस्तार किया हुआ, ठीक। अब क्या होता है कि जब हम ग्रामर बताते रहते हैं तो ऊपर हिंदी नहीं समझ में आता कि है क्या, ठीक है। तो अब इसका हिंदी बता देते हैं एक बार कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंग्लिश एक ऐसा, इंग्लिश जो है ना, वो भारत में ओरिजिन हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ एक लैंग्वेज नहीं है। बट लेकिन इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, लेकिन ये बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है इन द कंट्री, हमारे देश में। आगे इंडिया कम्स, इंडिया आता है सेकेंड ऑन द लिस्ट। कहां पर? द लिस्ट, लिस्ट के सेकेंड में आता है, इसलिए द लिस्ट पहले लिखे, सेकेंड में नहीं है। ऑफ कंट्रीज, हमारे देश, मतलब देशों के लिस्ट में इंडिया सेकेंड लिस्ट पर है, विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, जो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर के साथ इंडिया सेकेंड लिस्ट में है पूरे देशों की सूची में। ऑलबेट, यद्यपि, नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, हालांकि ये पहला लैंग्वेज नहीं है, फिर भी यहाँ सबसे इंडिया जो है वो सेकेंड स्थान पर है। इंग्लिश इज मोर प्रिवलेंट, इंग्लिश इज मोर प्रिवेलेंट देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश जो है वो ज्यादा प्रचलित लैंग्वेज है, किसके तुलना में? कोई भी एक सिंगल इंडियन लैंग्वेज की तुलना में। इट हैज मैनेज टू परवेड द इंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में अभी क्या कर रहा है? तो ये अपने आप को फैला करके रखा है, मैनेज करके रखा हुआ है, ठीक है। ये था पूरा का पूरा इसका हिंदी।
ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कौन वर्ड, कैसा वर्ड, कहाँ पर प्रयोग हुआ है। आप देखोगे कौन ऑप्शन हुआ और कौन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये भी देख लिए। ठीक है, तो अगर आपको लगा कि ठीक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।